20 जुलाई 1969 अपोलो 11 का ल्यूनर मॉड्यूल लैंड करता है चांद की सरफेस पे। इस पे सवार हैं दो एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रांग और बज एड्रिन। चांद पे लैंड करने से पहले नील आर्मस्ट्रांग डोर को खोलने की कोशिश करते हैं। प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत पेश आती है। वो कोशिश करते हैं और इवेंचुअली इस कोशिश में कामयाब होते हैं। फिर अपने भारी स्पेस सूट की मदद से उतरने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश के दौरान उस स्पेसक्राफ्ट का एक टुकड़ा चांद की सतह पर गिरता है। दोनों नील आर्मस्ट्रांग और बज एड्रिन इस चीज़ से बेखबर होते हैं। कल को ये टुकड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला था। ये टुकड़ा एक्चुअली में उस इंजन का पार्ट था जिस इंजन की मदद से इन्होंने दोबारा ज़मीन पर आना था। नील आर्मस्ट्रांग ने अपना कदम चांद की सरफेस पर रखा और वो दुनिया के पहले शख्स बन गए। क्या वाकई ही में ऐसा हुआ था? कई साल गुजरने के बावजूद कुछ लोग आज भी इस चीज़ पे यकीन नहीं करते कि इंसान चांद पर गए थे। बहुत सारे लोग बहुत सारी थ्योरीज पेश करते हैं और इन थ्योरीज में वो बताते हैं कि ये महज एक ड्रामा था जो अमेरिका ने दुनिया को दिखाने के लिए बनाया था। अपोलो 11 का मिशन ज़मीन पर फिल्माया गया था, अदरवाइज़ ये झंडा कैसे लहरा रहा है जबकि वहाँ पे कोई हवा भी नहीं है? क्या वजह है इस सब के पीछे? आज की इस वीडियो में इस पूरी कहानी को हम समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। क्या आप जानते हैं कि स्पेस में जाने की दौड़ एक्चुअली में एक वार थी बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। ये बात स्टार्ट होती है 1957 में, जब सोवियत यूनियन ने पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट भेजा ज़मीन के ऑर्बिट में। इस ऑब्जेक्ट का नाम था स्पुतनिक। कुछ ही महीनों के बाद अमेरिका ने भी 1958 में अपना पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऑर्बिट में भेजा। बट अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, एक शॉकिंग न्यूज़ थी जब सोवियत यूनियन ने 1961 में यूरी गागरिन को स्पेस में भेजा। यूरी गागरिन वो पहले शख्स थे जो स्पेस में गए। ठीक कुछ महीनों के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा कि हम ऐसा क्या कह सकते हैं कि हम सोवियत यूनियन से आगे निकल जाएं। क्या हम चांद पे भेज सकते हैं किसी को? क्या हम लेबॉर्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं? या हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस दौड़ में आगे निकल जाएं? क्या हम 24/7 काम कर रहे हैं? ये एक सोच डेवलप हुई और कुछ ही महीनों के बाद ये डिसाइड कर लिया गया कि जो अगला मिशन है वो इंसानों को चांद पर भेजने का है। ना सिर्फ चांद पर भेजने का है बल्कि सेफली उनको वापस भी लेके आने का है। 25 मई 1961 यूएस प्रेसिडेंट ने दुनिया के सामने एक स्पीच की कि हम इस डिकेड के एंड पे इंसान को चांद पर भेजेंगे। ना सिर्फ इंसान को चांद पे भेजेंगे बल्कि उसको सेफली वापस भी लेके आएंगे। ये दुनिया के लिए एक हैरानकुन खबर थी। अब इमेजिन करें, अब बैक इन 1961 नो स्मार्टफोन, नो जीपीएस, नो लेटेस्ट डिवाइसेस। इसके बावजूद अमेरिका ये दावा कर रहा है कि वो अगले 10 सालों में इंसान को चांद पर भेजेगा और सेफली वापस भी लेके आएगा। इसकी तैयारियां स्टार्ट हुई, टेस्टिंग स्टार्ट हुई। सबसे जो पहला टेस्ट था वो रॉकेट्स पे किया गया, जिन रॉकेट की मदद से ज़मीन के ऑर्बिट से बाहर निकालना था स्पेसक्राफ्ट को। उसके बाद मॉड्यूल पे किया गया, मॉड्यूल की शील्डिंग चेक की गई कि वो कितनी हीट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और प्रोपल्शन सिस्टम का टेस्ट किया गया। 1963 से 1967 तक ये सारे अनमैन टेस्ट किए गए। मतलब इन टेस्ट के दौरान रॉकेट के अंदर कोई भी आदमी मौजूद नहीं था। बहुत जल्दी वो प्लान करते हैं मैन टेस्ट का और फरवरी 1967 में 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने का प्लान किया जाता है। इस मिशन का नाम रखा जाता है अपोलो 1। लेकिन ज़मीन पर ही उनके कैबिन में आग लगती है और वो तीनों एस्ट्रोनॉट जलकर ख़त्म हो जाते हैं। नासा इसमें अपनी हार नहीं मानता और वो अपने टेस्ट जारी रखता है। इसके बाद अपोलो 4, अपोलो 5 और अपोलो 6 सारे अनमैन टेस्ट थे। अक्टूबर 1968 अपोलो 7 को स्पेस में भेजा जाता है। इसमें कुछ एस्ट्रोनॉट भी सवार थे। इसके ठीक 2 महीने के बाद दिसंबर 1968 में 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता है। ये एस्ट्रोनॉट नियरली चांद के करीब से वापस आते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स, मार्च 1969 अपोलो 9 मिशन की तैयारी की जाती है। इस मिशन में ल्यूनर मॉड्यूल की टेस्टिंग की जाती है। ल्यूनर मॉड्यूल एक्चुअली में स्पेसक्राफ्ट का वो वाला पार्ट है जिसको चांद की सरफेस पे लैंड करना होता है। ठीक 2 महीने के बाद मई 1969 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाता है और उनको हर चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है सवाए चांद पे उतरने के। आप देख सकते हैं कि नासा किस तेज़ी से ये टेस्ट कर रहा था। हर 2 महीने के बाद एक टेस्ट, रॉकेट की टेस्टिंग, स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग, चांद पे उतरने की तैयारी। बहुत स्पीड से नासा इसकी तरफ बढ़ रहा था। इन सभी टेस्ट के बाद फाइनली 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 का मिशन लॉन्च किया गया। इसमें 3 लोग सवार थे, 3 एस्ट्रोनॉट सवार थे।
38 ईयर के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, मॉड्यूल कमांडर माइकल कॉलिंस और लूनर मॉड्यूल कमांडर एडविन एल्ड्रिन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को सभी लोग जानते हैं, बट माइकल कॉलिन को हम में से शायद कोई भी नहीं जानता। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा। स्पेस क्राफ्ट के एक्चुअली में 3 पार्ट्स थे, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल एंड लूनर मॉड्यूल। प्लान ये था कि लूनर मॉड्यूल को डिटैच करना था और फिर रीअटैच करना था स्पेस क्राफ्ट के साथ। लूनर मॉड्यूल एक्चुअली में वो पार्ट था जिसने प्रैक्टिकली लैंड करना था चांद की सरफेस पे। स्पेस क्राफ्ट को ज़मीन की ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए जो रॉकेट यूज़ किया गया, उस रॉकेट का नाम था सैटर्न 5। इस रॉकेट में 1 मिलियन गैलन केरोसिन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन थी। इसका जो वेट था वो 30 लाख kg था। इसकी मदद से ये लेस देन 10 मिनट्स में ज़मीन के ऑर्बिट में पहुंचा और 1.5 टर्न कंप्लीट किए। फिर ज़मीन पे जो मिशन कंट्रोल था उसने अलाउ किया इसको ज़मीन के ऑर्बिट को छोड़कर चांद की तरफ जाने के लिए। अगेन यहाँ पे सैटर्न 5 रॉकेट को यूज़ किया गया। इस प्रोसेस को 5 घंटे लगे, लेकिन चांद के ऑर्बिट तक पहुँचने के लिए कई घंटे लगे। इस दौरान ये जो एस्ट्रोनॉट्स थे, इन्होंने अपनी नींद पूरी की, खाना खाया और कुछ तस्वीरें बनाई। तकरीबन 4 लाख किलोमीटर फासला तय करने के बाद ये इवेंचुअली चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो गए। वहाँ पे 2 पार्ट्स थे इस स्पेस क्राफ्ट के। एक जो कंट्रोल मॉड्यूल था जिसको कोलंबिया का नाम दिया गया, इसमें कॉलिन थे, और जो दूसरा मॉड्यूल लूनर मॉड्यूल था उसमें बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उसको ईगल का नाम दिया गया। क्योंकि लूनर मॉड्यूल वो पार्ट था जिसने एक्चुअली में चांद की सरफेस पे लैंड करना था, इसलिए बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक्चुअली में वो 2 शख्स थे जिन्होंने चांद की सरफेस पे जाना था। माइकल कॉलिंस एक्चुअली में कंट्रोल मॉड्यूल में थे, उनको प्रैक्टिकली चांद की सरफेस पे नहीं जाना था, लेकिन उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था क्योंकि वो शख्स थे जिन्होंने इन दोनों शख्स को वापस ज़मीन पर लेके आना था। रात 8 बजे जब लूनर मॉड्यूल बहुत पास होता है चांद की सरफेस पे लैंड करने का, तो ठीक 8:10 पर एक अलार्म बजता है 1202। जब इस अलार्म का कंट्रोल रूम से पता किया जाता है तो वो कैरी ऑन का बोलते हैं कि कैरी ऑन किया जाए। बाद में पता चलता है कि ये कंप्यूटर के प्रोसेसर का अलार्म था, लेकिन वो प्रोसेसर इतना अच्छा डिज़ाइन किया गया था कि वो ओवरलोडिंग के दौरान भी अपने एसेंशियल टास्क कंप्लीट करता रहता था। जब लूनर मॉड्यूल चांद की सरफेस से जस्ट 150 मीटर हाइट पे था और लैंड करने लगा था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस बात का नोटिस करते हैं कि वो बहुत स्टोन वाली जगह थी, लिहाजा उनको अपना ये जो लूनर मॉड्यूल है इसको टारगेट प्लेस से 4 माइल्स अवे लैंड करवाना पड़ा। 8:16 पे बज एल्ड्रिन नोटिस करते हैं कि फ्यूल जस्ट 5% रह गया है। कंट्रोल रूम में काउंटडाउन शुरू होता है और 30 सेकंड पे कंट्रोल रूम फाइनली ये इंस्ट्रक्शन पास करता है कि लूनर मॉड्यूल को चांद की सरफेस पे लैंड करवाया जाए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपना स्पेस सूट तैयार करते हैं और अपना कदम रखते हैं चांद की सरफेस पे। इस चीज़ को मोर देन 650 मिलियन पीपल टेलीविज़न पे देख रहे थे और वो उनके पहले अल्फाज सुनते हैं, 1 स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट 1 जायंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। इसके ठीक थोड़ी देर के बाद बज एल्ड्रिन भी चांद की सरफेस पर कदम रखते हैं। वो वहाँ से स्टोन्स कलेक्ट करते हैं और कुछ डस्ट कलेक्ट करते हैं। लगभग 2.5 घंटों के लिए उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ ली और कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट चांद की सरफेस पे लगाए। उनमें से एक टेलीविज़न कैमरा था जो एक्चुअली में ट्रांसमिट करता था सिग्नल मून से अर्थ तक। इसके अलावा एक डिवाइस थी जो सोलर विंड को मेजर करती थी अर्थ पर। एक लेज़र बीम जो बेसिकली डिस्टेंस एग्जैक्ट मेजर करती थी बिटवीन मून एंड अर्थ। इसके अलावा सिस्मोमीटर जो चांद पर होने वाले अर्थक्वेक्स को मेजर करता था। इसको हम बेसिकली अर्थक्वेक्स नहीं मून क्वेक्स बोलेंगे। 23 kg डस्ट और स्टोन्स उन्होंने कलेक्ट किए और उन्होंने एक फेमस प्लेट चांद पर नस्ब की। उस प्लेट पे एक बड़ा फेमस जुमला लिखा हुआ था कि ज़मीन से इंसान ने जुलाई 1969 में चांद की सरफेस पे पहला कदम रखा है और हम यहाँ इंसानियत की सलामती के लिए हैं। लूनर मॉड्यूल तकरीबन 21 घंटों के लिए चांद की सरफेस पे रहा। इसके बाद उस लूनर मॉड्यूल ने दोबारा अटैच होना था मेन मॉड्यूल के साथ, लेकिन वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि उसका एक पार्ट टूट गया था। वो एक्चुअली में इंजन का वो वाला पार्ट था जिसने इंजन को स्टार्ट करना था। उन्होंने यही बात नीचे कंट्रोल रूम में कम्युनिकेट की। एक्चुअली में एक सर्किट मैं आपको बताता जाऊं कि एक सर्किट या ओपन होता है या क्लोज होता है। वो स्विच एक्चुअली में उस सर्किट को क्लोज करता था। यहाँ बज एल्ड्रिन ने कुछ सोच विचार के बाद अपने पेन का यूज़ किया और पेन की निब से उस सर्किट को कंप्लीट किया
और वो सक्सेसफुल हुए ज़मीन पे वापस आने पे। इस मिशन में डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा चांसेस थे कि जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक बैकअप स्पीच ऑलरेडी तैयार की हुई थी। इस स्पीच में उन्होंने लिखा हुआ था कि किस्मत ने हमारे एस्ट्रोनॉट्स का साथ नहीं दिया और वो हमेशा के लिए चांद के ही हो गए और वापस नहीं आ सके। ब्रेव नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एडवन जानते थे कि उनकी रिकवरी नामुमकिन है, उसमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उनकी उम्मीद में बहुत सारी उम्मीदें हैं इंसानियत के लिए। इन दो लोगों ने अपनी जान कुर्बान की इंसानियत की फलाह के लिए, द मोस्ट नोबल गोल इन द सर्च ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रुथ। बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये दोनों सेफली ज़मीन पर लैंड कर गए, बट उनको 2 महीने के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ा। ये एक खदशा था कि उनके साथ कोई बीमारी या कोई वायरस अटैच ना हो गया हो। क्या ये सब कुछ फेक था? क्या वाकई इंसान चांद पर गया था? ये बात तब साबित हुई जब सोवियत यूनियन ने ये खुद एक्सेप्ट किया कि इंसान चांद पर गया था। जो अमेरिका के अपोनेंट थे उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। फिर जो एक्चुअल बात है, जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे की थी कि जो फ्लैग था वो कैसे वेव कर रहा था, वो कैसे हिल रहा था। एक्चुअली में फ्लैग में एक वर्टिकल रॉड होता है, लेकिन इस केस में एक वर्टिकल रॉड था, एक हॉरिजॉन्टल रॉड था। उसकी वजह यह है कि चांद की सरफेस पे एयर नहीं है। जब चांद की सरफेस पे एयर नहीं है तो वो फ्लैग हमेशा झुका ही रहता। इस चीज़ को कैटर करने के लिए उन्होंने एक वर्टिकल रॉड और एक हॉरिजॉन्टल रॉड का यूज़ किया, बट जो हॉरिजॉन्टल रॉड था वो छोटा था। दैट्स वाई कि जो फ्लैग का अगले वाला हिस्सा था वो झुका हुआ था, तो वो दिखने में ऐसा लग रहा है कि शायद वो हिल रहा हो, या फिर जो हॉरिजॉन्टल रॉड था वो वाइब्रेट कर रहा था। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं थी। लिहाजा ये जो कंसेप्ट था, ये जो ट्रैवल था, ये बिल्कुल सच था। इंसान ने जुलाई 1969 पे वाकई ही चांद पे अपना पहला कदम रखा था। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इस मिशन के बाद बहुत सारे हारिजन खुले, इंसानी सोच चेंज हुई, बहुत सारी कंप्यूटर चिप्स तैयार की गई, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई और इंसान ने इस चीज़ पे एतमाद फील किया गया कि वो इससे ज़्यादा भी कर सकता है। 1972 ये वो साल था जब अपोलो 17 लास्ट मिशन भेजा गया। इसके बाद इस पे कोई काम नहीं हुआ और अगले 50 सालों के लिए कोई भी अपोलो मिशन लॉन्च नहीं किया गया, क्योंकि इस पे बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ था। इस काम के लिए 4 लाख इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस ने काम किया। 24 बिलियन इस पे स्पेंडिंग हुई, जो आज की डेट में मोर देन 100 बिलियन बनती है। इसी खर्चे में, इसी बजट में 120 यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई जा सकती थी हार्वर्ड के लेवल की। तो ये एक कंपैरिजन किया गया कि क्या इंसान को चांद पे भेजना बेहतर था या हर स्टेट में एक हार्वर्ड के लेवल की यूनिवर्सिटी बनाना बेहतर था। दिसंबर 2017 में यूएस प्रेसिडेंट ने यह ऐलान किया कि वो फंडिंग बढ़ाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि इंसानों को चांद पर भेजा जाए, बट उस पर अमल नहीं हो सका। बट करंटली नासा ये प्लान कर रहा है कि वो इंसानों को ना सिर्फ चांद पे भेजेगा बल्कि सेफली वापस भी लेके आएगा। उनका ये टारगेट है कि 2025-2026 में वो पहली वुमेन को चांद पर भेजेंगे और हम लकीली इस डिकेड के एंड पे ये देख सकेंगे कि इंसानों का चांद पर जाना और वहाँ से सेफली वापस आना किस तरह मुमकिन होगा।